नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जियोग्राफी में, वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम नहीं देख पाते, परंतु कुछ साक्ष्य, कुछ ऐसे सोर्स प्राप्त हुए हैं हमें जिनसे कुछ पता चल पाया। ठीक है, तो वो सोर्स देखिए कौन से है कि सोर्स कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं, आर्टिफिशियल, और कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जो अप्राकृतिक स्रोत है वो कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, घनत्व यानी कि डेंसिटी। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, दाब यानी कि प्रेशर, और तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो इसमें आता है ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे, और तीसरा उल्कापिंड। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं कि ये कैसे स्रोत है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अप्राकृतिक स्रोत के बारे में देखते हैं, डेंसिटी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो डेंसिटी के बारे में अगर आप देखोगे, घनत्व, तो इससे हमें पता चलता है कि आगे जैसे पढ़ेंगे हम, और तो पृथ्वी की हमारी 3 परतें होती है। पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपका घनत्व जो होगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर जो घनत्व होता है हमारा 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब आप नीचे की तरफ आओगे बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, तो इस टाइम पे आपका जो घनत्व होगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हमें ओवरऑल निकालना है कि औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि कितना होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूछा जाता है आपको कि जो घनत्व है पृथ्वी का वो कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा ये कि अब आपने देखा कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आपका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको पूछे कि सबसे नीचे केंद्र की तरफ कितना होता है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे आप। ठीक है, यानी कि सबसे आंतरिक जो परत होगी हमारी उसका घनत्व सर्वाधिक पाया जाएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, दाब यानी कि प्रेशर, किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना। तो एक बात आपको पता चलनी चाहिए फिजिक्स में, क्या होता है कि जब आप दाब बढ़ाते हो यानी कि आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे किसी चीज का तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। कैसे समझोगे इसको। अब यहाँ पर क्या देखा गया कि घनत्व क्या आपका, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ गए आपका घनत्व बढ़ा। इससे क्या साबित होता है कि अगर आपका घनत्व बढ़ता है तो नीचे जाते समय आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर दाब यानी कि नीचे जाते जाते बढ़ता जाएगा। क्लियर, 2 पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तापमान में क्या रहता है, नॉर्मल अगर आपको पूछे कि गहराई में जाते समय, गहराई में जाते हुए प्रत्येक 32 मीटर पर, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या कहा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यानी कि पृथ्वी के नीचे अगर आप प्रत्येक 32 मीटर जाते हो तो तापमान में कितनी वृद्धि होती है, तो आप क्या कहोगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है प्रत्येक 32 मीटर पर। परंतु अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ देखो इसको तो क्या होता है ये। अब ये आप सभी जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है ये रही है ऐसा से। ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आंतरिक संरचना है, यहाँ पर हम मान के चलो। ठीक है, तो यहां से अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये होता है 6370 किलोमीटर। क्या होगा ये, 6370 किलोमीटर। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है, तो आप क्या कहोगे 6370 किलोमीटर। क्लियर। तो अब जो ये पहले वाला 100 किलोमीटर होता है, उसके बाद 200 किलोमीटर, और फिर यहां पर 300 किलोमीटर। ठीक है, इन पे क्या होता है, अलग अलग तापमान होता है। अगर पहले 100 किलोमीटर की बात करें, पहले 100 किलोमीटर पर, इसमें क्या होगा, जितने किलोमीटर आप नीचे जाओगे यानी कि हर किलोमीटर के बाद आपका जो तापमान बढ़ेगा वो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, 100 किलोमीटर तक पहले आप एक किलोमीटर नीचे गए
तो इसमें 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएंगे। फिर एक और किलोमीटर तो आप 12 डिग्री और बढ़ाओगे। क्लियर? इस प्रकार से। फिर उसके बाद 200 किलोमीटर तक जब आप जाओगे, उसमें प्रत्येक किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। और उसके बाद जब आप 300 डिग्री, ये 300 किलोमीटर से नीचे जाओगे, कितने 300 किलोमीटर से जैसे नीचे जाते रहोगे, तब जाकर आपका तापमान पर किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। आप 1 किलोमीटर नीचे गए तो आपका तापमान कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये होते हैं आपका पूरा प्रोसेस। परंतु आपको जो एग्जाम में पूछेगा वो क्या होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आपको कितनी गहराई पर जाना पड़ेगा? तो आप क्या कहोगे? 32 मीटर। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। समझ आया यहां तक? तो ये थे आपके अप्राकृतिक स्रोत। चलिए अब देखते हैं हम कि जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे नेचुरल रिसोर्स, उन पे क्या पता चलता है। तो सबसे पहला सोर्स था जो हमारा, वो थे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के हिसाब से देखिए, आप सभी जानते हो कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, जो नीचे है उसके ऊपर निकलते हैं। अब जो ये ज्वालामुखी होते हैं, ये गर्म और तरल अवस्था में होते हैं। ज्वालामुखी किसमें होते हैं? गर्म होते हैं और तरल अवस्था में होते हैं। कुछ जैसे आप इनको मैग्मा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मैग्मा। ठीक है, अब जैसे ही ये ज्वालामुखी निकलते हैं, लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं, तो इससे आइडिया लगाया गया कि पृथ्वी के नीचे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लेयर, कोई ना कोई परत आपकी तरल अवस्था में होगी। ठीक है, इससे क्या अनुमान लगाया कि पृथ्वी के नीचे कोई परत तरल अवस्था में अवश्य होगी। क्लियर? और जहां पर ये तरल अवस्था में इकट्ठा होगा मैग्मा, उसको क्या कहोगे आप? मैग्मा चैम्बर। क्या कहोगे? मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्या होता है? जहां पर ये तरल मैग्मा गर्म होता है, जो वो इकट्ठा होता है, उसको आप क्या बोलोगे? मैग्मा चैम्बर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आती है आपकी भूकंपीय तरंगें। क्या है कि भूकंपीय तरंगें? देखिए, सबसे पहले भूकंप के अध्ययन को, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। और जो ये ग्राफ बनाया जाता है, तो इसका जो मीटर होता है वो क्या होगा? सिस्मोग्राफ। क्या होगा? सिस्मोग्राफ। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो इसको ही माना जाता है कि इससे सबसे प्रमुख जानकारी मिली है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि सबसे प्रमुख जानकारी जो मिली है वो किससे मिली है, तो आप क्या कहोगे? भूकंपीय तरंगों से। ये हम अच्छे से जानेंगे जब भूकंप वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, क्योंकि इसकी अलग से लेयर होती है, जैसे पी, एस और एल। ठीक है, इनको चलने के लिए कोई सॉलिड में चलती है, कोई लिक्विड में चलती है। ठीक है, तो कोई दोनों में चलती है। तो इस प्रकार से जब ये लेयर निकल के आती है, यहां से पता चलता है सबसे अधिक कि आपकी कौन कौन सी परतें नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी भूकंपीय तरंगें। तीसरा हमें कहां से आइडिया मिला? उल्का पिंड से। कहां से मिला ये आइडिया? उल्का पिंडों से। अब उल्का पिंडों से कैसे मिला? जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, बहुत से उल्का पिंड ऐसे बाहर चक्कर काटते हैं। ठीक है, ऐसे घूमते हैं। तो जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, वो क्या करता है? इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर कोई उल्का पिंड मान के चलो पृथ्वी के अंदर एंटर हो जाए, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है। फ्रिक्शन के कारण इस उल्का पिंड के अंदर मतलब एक तरह से जलने लगता है। ये जब जलने लगेगा, मान के चलो कि ये वाला उल्का पिंड था और इसमें आग लग जाए, ऐसे जलने लगेगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जो ये बाहर वाली परतें होंगी ना, ये नष्ट हो जाएंगी। बाहर वाली परत नष्ट होने से इसका आंतरिक हिस्सा दिखने लगेगा। ठीक है,
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये आंतरिक हिस्सा बचा इसका अध्ययन किया, ठीक है, और इसके अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको माना कि ये सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। तो इस प्रकार से उल्कापिंडों ने भी कुछ ना कुछ हेल्प की थी। क्लियर? तो ये थे हमारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत। इसके बाद देखिए कि हमारे पास एक यूनियन होती है IUGG। कौन सी यूनियन होगी? IUGG यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, इसने क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया। कितनी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया। अब हमें इन 3 भागों में पढ़ना है कौन कौन सी परत है, क्या क्या चीजें आती है, यहां से आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इनकी तरफ चलते हैं, डायग्राम के जरिए से जानेंगे कौन कौन से 3 पार्ट बनेंगे वो। देखिए आपकी 3 परतें कौन कौन सी बनाई गई IUGC द्वारा। ठीक है, सबसे पहले आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि सबसे पहली परत कौन सी आपकी? भूपर्पटीय, जिसको आप बोलते हो क्रस्ट। क्या बोलोगे? क्रस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी है? मैंटल। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी आपकी? फ्लोट यानी कि। क्लियर? वहां से देखोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए कि जो आपकी भूपर्पटी है ये सबसे ऊपर वाला भाग है। ठीक है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है 3 परतों में बांटी गई, सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है आपका? भूपर्पटी। क्लियर? जो कि आपका 34 किलोमीटर तक है। पहला जो 34 किलोमीटर का एरिया है उस पर क्या आती है आपकी? भूपर्पटी। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब इसके बारे में और समझिए थोड़ा सा, इनको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एरिया वो कहां तक है? पहला 34 किलोमीटर का। दूसरा ये कि इसके ऊपर सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से यहां से जैसे सी, ठीक है, और यहां से Al, तो इसका क्या नाम रखा गया? सियाल। आपको पूछा क्या जाएगा कि सियाल कौन सी परत है? ठीक है, क्या पूछा जाएगा? सियाल कौन सी परत को कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? भूपर्पटी। क्या कहोगे? भूपर्पटी क्या कहा जाता है? सियाल। यहां तक आया समझ में? उसके बाद देखिए अब जो ये लाइनें लगाई गई है इसके 2 हिस्से हुए, इसको बोलोगे आप ऊपरी भूपर्पटी यानी कि ऊपरी क्रस्ट, और ये कौन सी होगी? निचली क्रस्ट। ठीक है, और ये क्या होगी? ऊपरी मैंटल, और ये कौन सी होगी? निचली। ठीक इसी प्रकार यहां पर ये ऊपरी बोलो या फिर बाहरी। ठीक है, बाहरी फ्लोट, और ये क्या होगी? आंतरिक। कौन सी होगी? ये आंतरिक फ्लोट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि असंबद्धता होती है। क्या होती है? असंबद्धता। तो उन असंबद्धताओं को देखिए, एक सबसे पहले यहां पर होगी, दूसरी यहां पर होगी, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर और पांचवी यहां पर। अगर मैं आपको नॉर्मल इनके पर्सनली नाम बता दूं तो शायद आपके याद ना हो, तो हम इनको लास्ट में ट्रिक के द्वारा याद करेंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? तो अभी सिर्फ आप इतना सा देखें कि ये 34 किलोमीटर तक फैली है, सबसे ऊपर वाली परत है। ठीक है, और इसके ऊपर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। क्लियर? अगर नॉर्मल देखें हम कि और एलिमेंट क्या होते हैं, कि प्रॉपर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे इस पे पाई जाती है ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी होती है? 46.60%। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाएगी? 46.60%। दूसरे नंबर पे
सिलिकॉन ये होती है 27.72%। कितनी होगी? 27.72% होती है। तीसरी एल्यूमिनियम होती है, ये कितनी होगी? 8.13%। और फिर अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा होता है यहाँ पर 5%। क्लियर? तो ये जरूरी है कि ऊपर पट्टी पर ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे? 46.60%। उसके बाद सिलिकॉन जो पाया जाता है देखो कितना है? 27.72%। और एल्यूमिनियम कितना है? 8.13%। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था आपका भूपर्पट्टिक एरिया। क्लियर? उसके बाद आता है मेंटल का एरिया। तो देखिए ध्यान से, 34 किलोमीटर तक ये वाला एरिया था। 34 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, ठीक है? तो ये जो परत है सेकंड वाली, ये कितनी मोटी है? 2900 किलोमीटर तक की है। क्लियर हुआ? तो ये कहां तक फैली है? 2900 किलोमीटर तक फैली है। ठीक है? इसके भी दो भाग हैं, ऊपरी और निचली। क्लियर है? बाद में देखेंगे बाकी और। अच्छा, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ठीक है? क्या पाया जाता है यहाँ पर? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। पूछा जाता है कि मेटल का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? SI और यहाँ पे MA, यानी कि क्या नाम बने इसका? सीमा। ठीक है? क्या नाम बने इसका? सीमा। तो सीमा किसका नाम है? मेटल का। क्लियर हुआ? ये दो पॉइंट किसके होंगे? आपके मेटल के होंगे। और आपने देखा कि अगर मैं इनके घनत्व की बात करूं, डेंसिटी की, तो सबसे ऊपर जो घनत्व होता है 2 पॉइंट समथिंग, हम ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ऊपर वाली परत का जो होता है वो 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो बीच वाली होगी इसका कितना होगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। उसके बाद यहां पर अगर बात करोगे तो यह आएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परंतु आपको क्या चाहिए? आपको तो औसत चाहिए, तो आप औसत में देखोगे मेंटल के पास। ठीक है? तो इसका जो घनत्व होता है वो कितना होगा? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही पूरी पृथ्वी का होता है औसत घनत्व। क्लियर? महत्वपूर्ण है ये वाला। उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है? अगर हम बात करें तो ये वाली जो परत है बहुत ज्यादा फैली है। ठीक है? ओवरऑल में अगर देखोगे आप तो पृथ्वी की जितनी भी वॉल्यूम है, मतलब क्या है कि आयतन जितना भी है, उसका लगभग 83% जो मेंटल है वो पूरी पृथ्वी के आयतन का कितना है? ये 83% मेंटल का। पूरी पृथ्वी का जितना भी आयतन होगा उसमें से 83% जो है वो केवल मेंटल का। क्लियर है जी? अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की, यानी कि मास की बात करें अगर, ठीक है, तो ये पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 68%। कितना होगा? 68%। कितना होगा? ये 68% होगा। यहां तक आया समझ में आपके? अभी हमने भूकंप के बारे में बात की थी, उसमें एक मैग्मा चैम्बर आपने सुना था। ठीक है? तो जो वो मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, मैग्मा चैम्बर जो पाए जाते हैं वो भी कहां पाए जाते हैं? आपके मेंटल के अंदर पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? मेंटल के अंदर पाए जाएंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट आपका? अभी हमारी लास्ट बचती है, इसको केंद्रीय भाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? क्या क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय भाग। ठीक है? दूसरा रॉड बोल सकते हो इंग्लिश में, और। ठीक है जी? तो ये तीन नाम किसके हैं? हमारे सबसे नीचे वाली परत के हैं। अब इसके बारे में इसके भी दो टुकड़े किए गए हैं, एक बाहरी कोण और दूसरा आंतरिक कोण। ठीक है? हमने इसका घनत्व देख ही लिया पहले कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अच्छा, फैली कहां तक है? 2900 से लेके 6370 किलोमीटर तक। अच्छा, ये 6370 किलोमीटर दिया यहाँ पर, ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है?
क्या ये पृथ्वी की त्रिज्या है। और अगर हम इसके आयतन की बात करें, ठीक, कि जो केंद्रीय भाग है इसका आयतन पूरी की पूरी पृथ्वी के आयतन का कितना है, तो इसका आयतन जो होगा केवल 16% होगा। कितना होगा इसका आयतन? केवल 16% होता है। अच्छा, इस पे क्या पाया जाता है? एक तो यहां पर निकल की मात्रा है, ठीक है, क्या पाया जाता है? निकल प्लस फेरस, फेरस यानी कि लोहा। अच्छा, तो इससे बनेगा क्या? निकल और ये फेर। तो यहां से क्या पता चलता है कि इसको हम निफे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? निफे। तो निफे कौन सी परत का नाम होगा? क्रोड का, कोर का, या फिर केंद्रीय भाग का। केंद्रीय भाग को हम किस नाम से जानते हैं? और निफे के नाम से। किस नाम से जानेंगे इसको? निफे के नाम से हम इसको जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपका? अच्छा, अब बात क्या थी कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 5 असमानता डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। तो इनके नाम कैसे याद रखोगे? तो इसकी ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक होगी काम पर रोक लगा, ठीक है। ट्रिक क्या है यहां पर? काम पर रोक लगा, ठीक है। अब जो होगा वो देखिए, सबसे पहले हम असमानता देख लेते हैं। क से कोन राड, कौन सी है? कोन राड असमानता। म से मोहविसिक, कौन सी है? मोहविसिक असमानता, ये साइलेंट रहेगा। उसके बाद र से रेपिटिव असमानता, कौन सी है? रेपिटिव असमानता। उसके बाद ग से गुटेनबर्ग, कौन सी आएगी? गुटेनबर्ग असमानता। और ल से क्या आएगी? लेहमैन असमानता, कौन सी आएगी? लेहमैन असमानता। इसी सीरीज में आपको याद करने, सबसे पहले कॉनराड, फिर मोहविसिक, फिर रेपिटिव, फिर उसके बाद गुटेनबर्ग और फिर लेहमैन। अच्छा, अब एडजस्ट कैसे करोगे? तो सबसे पहली जो आएगी वो आएगी यहां पर, दूसरी आएगी यहां पर, तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर और पांचवी यहां पर, ठीक है। पूछेगा कैसे? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले कोनराड असमानता। फिर क्या पूछेगा? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है? तो आप यहां पर जाओगे मोहविसिक असमानता। फिर क्या आएगा? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इन दोनों के बीच में कौन सी पाई जाएगी? तीसरे नंबर पर कौन सी है? रेपिटिव असमानता। फिर निचली मेंटल और बाहरी क्रोड, इन दोनों के बीच में कौन सी पाई जाएगी? गुटेनबर्ग। और लास्ट बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में कौन सी पाई जाएगी? तो ये होगी लेमैन असमानता, ठीक है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये याद नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हमारे पास इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।